अपने जीवन के बारे में एक लंबा दृष्टिकोण रखें। केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय, जो हालांकि ज़रूरी है, मैं सुझाव देता हूँ कि एक और काम करने लगे और उन्हें एक और दक्षता सिखा दें। अगर वे सेल्स तकनीकें सीखना चाहते हैं तो अक्सर मैं उनके किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाने के लिए कहता हूँ, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के ट्रेनिंग कार्यक्रम बहुत बढ़िया होते हैं, जो लोगों के मन से झिझक और असफलता का डर निकाल देते हैं। जो लोग के असफल होने का मुख्य कारण होता है, लंबे समय में शिक्षा धन से ज़्यादा मूल्यवान है। जब मैं यह सुझाव देता हूँ तो अक्सर लोगों की प्रतिक्रिया होती है, पर इससे बहुत झंझट है, या मैं केवल वही करना चाहता हूँ जिससे मेरी रुचि है। इसमें बहुत झंझट है के जवाब में मैं पूछता हूँ, तो आप ज़िंदगी भर सिर्फ इसलिए काम करते रहेंगे ताकि आपकी आय में से 50% आप सरकार को दे देंगे। दूसरे, मैं केवल वही करना चाहता हूँ जिसमें मेरी रुचि है के जवाब में मैं कहता हूँ कि मैं जिम जाने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता हूँ, परंतु मैं वह इसलिए जाता हूँ ताकि मैं ज़्यादा फिट हो सकूँ और ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकूँ। दुर्भाग्य से उस पुरानी कहावत में कुछ सच्चाई है। आप एक बूढ़े कुत्ते को नई चालबाजी नहीं सिखा सकते। जब तक कि कोई आदमी बदलने के लिए तैयार न हो, बदलना बहुत कठिन होता है। परंतु उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखने के विचार से प्रेरित तो हो सकते हैं, कोई दोहराए पर खड़े हैं, मेरा सुझाव यही है कि ज़िंदगी बहुत हद तक जिम जाने की ही तरह है। इसमें सबसे दर्द भरा हिस्सा वह जाने का फैसला लेना है। एक बार आप यह फैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन आए हैं जब मैं जिम जाने के नाम से काँप जाता हूँ, परंतु एक बार मैं वह पहुँच जाता हूँ और काम शुरू कर देता हूँ तो मुझे इसमें मज़ा आने लगता है। जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहाँ गया था। अगर आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो तो इसके बजाय आप अपने क्षेत्र में बहुत विद्वता हासिल करने पर जोर देते हो, तो यह सुनिश्चित कर ले कि जिस कंपनी के लिए आप काम करते हो वह यूनियन हो। लेबर यूनियन विद्वता की रक्षा के लिए ही बनाई जाती है। मेरे पढ़े लिखे डेली जब गवर्नर की कृपा दृष्टि से दूर हो गए तो वे हवाई में टीचर्स यूनियन के अध्यक्ष हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि यह उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम था। मेरे अमीर डैडी ने दूसरी ओर जिंदगी भर यह कोशिश की थी कि उनकी कंपनियों में यूनियन न बन पाए। वे सफल हुए, हालांकि यूनियन काफ़ी करीब आ गई थी, परंतु अमीर डैडी हमेशा उन्हें दूर रखने में कामयाब हो जाते थे। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, क्योंकि मुझे दोनों की बातों में फ़ायदे दिखते हैं और उनकी ज़रूरतें दिखती है। अगर आप स्कूल द्वारा सुझाए रास्ते पर चलते हैं तो उच्च विद्वता हासिल करते हैं और फिर आप यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं। उदाहरण के लिए, अगर मैं अपने हवाई जहाज़ उड़ाने के करियर में गया होता तो मैंने ऐसी कंपनी पसंद की होती जिसमें पायलट यूनियन बहुत तगड़ी होती। क्यों?
क्योंकि मेरी ज़िंदगी केवल एक दक्षता को सीखने के लिए समर्पित होती, जिसका मूल्य केवल एक धंधे में ही हो सकता था। अगर मुझे उस धंधे से निकाल दिया गया होता तो मेरे जीवन की दक्षताएं किसी दूसरे धंधे में उतनी बहुमूल्य नहीं होती। अगर किसी वरिष्ठ पायलट को निकाल दिया जाए जिसके पास हवाई जहाज़ का 100.000 घंटे का अनुभव हो और जो हर साल 150.000 डॉलर कमा रहा, उसे स्कूल टीचिंग में इतनी ज़्यादा कमाई वाला बराबरी का काम ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। दक्षताएं एक धंधे से दूसरे धंधे में ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि एयरलाइन धंधे में जिन दक्षताओं की ज़रूरत होती है और जिसके लिए पायलटों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है, वे स्कूल सिस्टम में उतनी ज़रूरी नहीं होती। आज डॉक्टरों के लिए भी यही सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में इतने परिवर्तन हो रहे हैं, कई मेडिकल विद्वानता मेडिकल संगठन जैसे HMO से जुड़ना पसंद करते। स्कूल के शिक्षकों को यूनियन का सदस्य होना पड़ता है। अब अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेबर यूनियन है। NIA यानी नेशनल एजुकेशन के पास बहुत ज़्यादा राजनीतिक प्रभाव है। शिक्षकों को अपनी यूनियन की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, क्योंकि शिक्षा के बाहर उनकी दक्षताओं का मूल्य अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। तो नियम यह है कि उच्च विद्वानता हासिल करो और यूनियन बना लो। स्मार्ट लोग यही करते हैं। जब मैं अपनी कक्षा से पूछता हूँ कि आप में से कितने रे क्रोक से अच्छा होम बर्गर बना लेते हैं, तो लगभग सभी विद्यार्थी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मैं फिर उनसे पूछता हूँ, अगर आप में से ज़्यादा बेहतर होम बर्गर बना लेते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि रे क्रोक आपसे ज़्यादा पैसा बना लेता है? जवाब साफ है, रे क्रोक बिजनेस सिस्टम में आपसे अच्छा है। अधिकतर प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर होम बर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। हवाई में मेरा एक दोस्त है जो एक महान कलाकार है। वह काफ़ी पैसे कमा लेता है। एक दिन उसकी माँ के वकील ने उसे बताया कि उसकी माँ ने अपने पुत्र के नाम पर 35.000 डॉलर छोड़े हैं। यह रकम सरकार और वकीलों द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी। तत्काल उसने इस पैसे से विज्ञापन करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने का सोचा। 2 महीने बाद उसका पहला पूरे पेज का रंगीन विज्ञापन एक महंगी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसके पाठक बहुत अमीर लोग थे। यह विज्ञापन 3 महीनों तक चला। उसे विज्ञापन में कोई जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पूंजी इस विज्ञापन में खत्म हो गई। अब वह पत्रिका पर दावा ठोकना चाहता है। यह एक ऐसे आदमी का सामान्य उदाहरण है जो एक बेहतरीन होम बर्गर बना सकता है, परंतु बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं रखता है। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा तो उसका जवाब केवल यही था कि विज्ञापन करने वाले लोग धोखेबाज होते हैं। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या वह सेल्स में या डायरेक्टर मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसका जवाब था, मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। दुनिया गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं या अपनी क्षमताओं से पैसा कमा रहे हैं और इसका
जिम्मेदार उनके ज्ञान का विषय नहीं है बल्कि उनका अज्ञान है। वे एक बेहतर होम बर्गर बनाने की दक्षताओं को पेना करने में ही लगे रहते हैं और होम बर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने की दक्षताओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। शायद रे क्रोक सबसे अच्छे होम बर्गर नहीं बनता है, परंतु वे एक मूलभूत रूप से औसत होम बर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ है। गरीब डैडी चाहते थे कि मैं विद्वता हासिल करूं। उनका विचार था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ज़्यादा वेतन मिलेगा। हालांकि उन्हें वे गवर्नर के साफ कह दिया था कि वे राज्य सरकार के लिए काम नहीं कर सकते। फिर भी मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे विद्वता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। पढ़े लिखे डैडी ने टीचर्स यूनियन का काम संभाल लिया था और वे उच्च शिक्षित और निपुण प्रोफेशनल्स के लिए और ज़्यादा सुरक्षित और फायदों के लिए अभियान छेड़ रहे थे। हमें इस बात पर काफ़ी बहस हुई, परंतु मैं जानता हूँ कि वे इस बात पर कभी सहमत नहीं हुए कि ज़्यादा विद्वानता के कारण ही यूनियन के संरक्षण की ज़रूरत होती है। वे यह कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज़्यादा विद्वानताएं हासिल कर लेते हैं उतने ही ज़्यादा आप जाल में फंस जाते हैं और आप अपनी विद्वानताएं पर निर्भर हो जाते हैं। अमीर डैडी की सलाह यह थी कि माइक और मैं खुद विकास करें। कई कॉर्पोरेशन यही करते हैं। वे बिजनेस स्कूल के किसी युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी को किस तरह विकसित करते हैं ताकि वे एक दिन वह कंपनी की जिम्मेदारी संभाल सके। और ये प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी किसी एक डिपार्टमेंट में विज्ञानताएं हासिल होते हैं। वे बिजनेस सिस्टम के सभी पहलुओं की जानकारी लेने के लिए इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक काम करना सीखते हैं। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चे या दूसरों के बच्चों को इसी तरह विकसित करते हैं। ऐसा करने से उन्हें बच्चे को बिजनेस की पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह समझ में आ जाती है और वे यह भी समझ पाते हैं कि किस तरह विभिन्न डिपार्टमेंट में तालमेल होता है। दूसरे विश्व युद्ध की पीढ़ी में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना बुरा समझा जाता था। आज इसे स्मार्ट समझा जाता है, चूँकि लोग ज़्यादा विद्वानताएं हासिल करने के बजाय इस कंपनी को बदलकर दूसरी कंपनी में जाना पसंद करेंगे। तो क्यों न कमाने के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। कम समय में हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो, परंतु लंबे समय तक इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सफलता के लिए जिन मुख्य मैनेजमेंट दक्षताओं की ज़रूरत होती है, पहला कैश फ्लो का मैनेजमेंट, दूसरा है सिस्टम का मैनेजमेंट, आपके और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर, तीसरा है लोगों का मैनेजमेंट। सबसे ज़रूरी विशेषज्ञ दक्षताएं सेल्स और मार्केटिंग की समझ है। बिक्री की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता की आधारभूत कुशलताएं है। इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ विचारों में कुशल होना चाहिए, चाहे वह कोई ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, पत्नी हो या बच्चे हो। जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। यह एक ऐसी कला है जिस पर मैं लगातार मेहनत करता हूँ और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए
कार्यक्रमों में भाग लेता हूँ या शिक्षाप्रद टेप खरीदना रहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पढ़े लिखे डैडी ने जितनी ज़्यादा मेहनत की वे उतने ही ज़्यादा काबिल बने। उन्होंने जितनी ज़्यादा विद्वानताएं हासिल की वे उतने ही ज़्यादा फंसते चले गए। हालांकि उनके पैसे बढ़े परंतु उनके विकल्प कम होते चले गए। जब उन्हें सरकारी नौकरी से हटा दिया गया तभी उन्हें पता चला कि वे व्यवसाय की दृष्टि से कितने जोखिम में थे। यह तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल एथलीट को अचानक चोट लग जाए या वह खेलने के लिए ज़्यादा बूढ़ा हो जाए। उनकी ऊंची पैसे वाली स्थिति चली जाती है और वे अपनी सीमित दक्षताओं के सहारे जीवन यापन करते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी बाद में यूनियनों के इतने समर्थक बन गए हैं। उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कितना ज़्यादा फायदा दिलाया होता। अमीर डैडी माइक और मुझे सभी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं और वे हमसे यह भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम करवाएं। आज इस व्यवसाय विशेषताओं का मिलन कहा जाएगा। आज मैं भूतपूर्व स्कूल टीचर्स से मिलता हूँ जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वे इतने ज़्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र की विशेष दक्षताओं के अलावा भी दक्षताएं हैं। वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। बिक्री और मार्केटिंग की दक्षताएं अधिकतर लोगों को इसलिए कठिन लगती हैं क्योंकि इसमें नकारे जाने या अस्वीकार किए जाने का डर होता है। आप विचारों, सौदेबाजी और अपने नकारे जाने के डर का सामना करने में इतना बेहतर होंगे, आपके लिए ज़िंदगी उतनी ही आसान होगी। जिस तरह मैंने अखबार की लेखिका को सलाह दी थी कि जो बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी, मैं हर किसी को वही सलाह देना चाहूँगा। तकनीकी रूप से विश्वताएं हासिल करने के कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कुछ कमज़ोर पहलू होते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो जीनियस है परंतु वे दूसरे लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बात नहीं कर पाते हैं और परिणाम स्वरूप उनकी आमदनी बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि वे 1 साल तक बिक्री की कला सीख लें। चाहे वे कुछ भी न कमाए परंतु उनकी स्किल सुधर जाएगी और यह अनमोल है। अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति होने के अलावा हमें अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी होने की भी ज़रूरत है। दरअसल अमीर होने के लिए आप में लेने के साथ ही देने की काबिलियत भी होनी चाहिए। आर्थिक या प्रोफेशनल संघर्ष के मामले में देने और लेने के अधिकतर कमी देखी गई है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इसलिए गरीब है क्योंकि वे न तो अच्छे विद्यार्थी हैं और न ही अच्छे शिक्षक हैं। मेरे दोनों डैडी उदार थे। दोनों ने पहले देने के सिद्धांत का पालन किया था। शिक्षा देना उनके लिए देने का एक प्रकार था। जितना ज़्यादा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला। पैसे देने के मामले में ज़रूर उन लोगों में अंतर था। मेरे अमीर डैडी ने बहुत सा पैसा दान दिया। उन्होंने अपने चर्च को दान दिया, समाज सेवी संस्थाओं को दान दिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया। वे जानते थे कि पैसा हासिल करने के लिए पैसा देना होता है। पैसा देना अधिकतर अमीर परिवारों का रहस्य है। इसलिए
रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन काम कर रहे हैं। ये संगठन उनकी संपत्ति को लेते हैं, उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा कहा करते थे कि जब मेरे पास अतिरिक्त पैसा होगा तो मैं उसे दान में दूंगा। समस्या यह थी कि उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा नहीं आया, इसलिए वे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते रहे और पैसे के सबसे ज़रूरी नियम को भूल गए। दो और आपको मिल जाएगा। इसके बजाय वे यह यकीन करते रहे, लो और फिर दो। निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझ पर दोनों ही डैडियों की छाप है। मेरा एक हिस्सा कट्टर पूंजीपति का है जो पैसा कमाने के खेल से प्रेम करता है। मेरा दूसरा हिस्सा एक समाजवादी रूप से जिम्मेदारी शिक्षक का है जो गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती आर्थिक खाई से बहुत ज़्यादा चिंतित है। मैं इस बढ़ती हुई खाई के लिए मूल रूप से शिक्षा तंत्र को जिम्मेदार मानता हूँ।